सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो प्लीज म्यूट रखें। ओके सर। ओके फाइन, थैंक यू सर। और आज का जो सेशन रहेगा, ये सेशन मेधा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में है। सो जैसे कि आपको ऑलरेडी ये बताया गया है कि आज का जो सेशन रहेगा ये टेक्निकल सेशन रहेगा। तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बेटर है, आपके वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। विद्यासागर पटेल जी, आप खुद को म्यूट कर लीजिए। तो विद्यासागर जी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा भाई? अपना ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी म्यूट करिए। कुमारपाल सिंह। फाइन। सो आज का जो सेशन है, जैसे हमने डिस्कस किया था, मेधा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में है। तो ये जो सिस्टम है, इसका कोड है MEI 633, where M स्टैंड फॉर मेधा, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, I स्टैंड फॉर इंटरलॉकिंग। 633 सिस्टम का कोड है। जब भी मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज अपना जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी ये मालूम है कि इंटरलॉकिंग जो है, इंटरलॉकिंग करने के लिए इन जनरल स्टेशन मास्टर को दो ऑप्शन दिया जाता है। एक, पहले के जमाने में लीवर और CCIP हुआ करता था, उसका बेटर ऑप्शन क्या दिया गया है, अभी स्टेशन जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें डुअल वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर पैनल प्लस डुअल वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि मान के चलिए कि आप पैनल पे काम कर रहे हैं और किसी कारण के वजह से पैनल में कोई बटन स्टक हो जाता है या LED ब्लोन आउट हो जाता है, तो उस केस में जो दूसरा इंटरलॉकिंग है, जैसे कि RRI या पैनल इंटरलॉकिंग है, तो उसमें स्टेशन मास्टर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का फायदा यह है कि स्टेशन मास्टर को दो ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन है कि वो पैनल पे काम करना चाहे तो पैनल पे काम कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है वीडियो। इनकेस पैनल किसी कारण की वजह से खराब हो जाता है तो सेम ऑपरेशन वीडियो में कर सकते हैं। आजकल पैनल की वजह से क्योंकि ज्यादा फेलियर या ज्यादा मेंटेनेंस का इश्यू आ रहा है, इसीलिए पैनल को कंप्लीटली हटा के सभी स्टेशन को डुअल वीडियो स्टेशन बनाया जा रहा है। तो डुअल वीडियो स्टेशन बनाने का फायदा यह है, डुअल वीडियो बनाने का फायदा यह है, यार आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बेटर है। ओके, सो बेसिकली डुअल वीडियो करने का फायदा यह है कि किसी कारण के वजह से एक वीडियो खराब हो जाता है तो दूसरा वीडियो से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। सो EI का मेजर बेनिफिट यही है कि स्टेशन मास्टर को दो ऑप्शन मिलता है। वो पैनल पे चाहे तो पैनल पे काम कर सकते हैं, या वीडियो या ड्यूल वीडियो स्टेशन में जहाँ पे दो वीडियो ऑप्शन दिया जाता है उसमें काम कर सकते हैं। जब आप बेसिक डायग्राम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब भी स्टेशन मास्टर कोई कमांड प्रोवाइड करते हैं तो वो कमांड दोनों वीडियो को जाता है, क्योंकि दोनों वीडियो में से एग्जीक्यूशन बस एक ही वीडियो में होता है। सो वीडियो 1 मान के चलिए एक्टिव है, सो इसमें सारा कमांडिंग रहेगा, और दूसरा वीडियो में आप बस इंडिकेशन देख सकते हो जो कि यार्ड का लेआउट है। SM से जो भी इंफॉर्मेशन गया वो इट विल गो टू द EI जो कि रिले रूम में रहेगा। रिले रूम से जो भी आउटपुट रहता है फील्ड गियर को जाता है, एंड वाइस वर्सा। फील्ड से उसी तरह जिस तरह कोई भी इंफॉर्मेशन आता है टू रिले रूम से स्टेशन मास्टर इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेशन। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, कैसा कमांड SM रूम से फील्ड गियर्स के लिए जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि जो EI प्रोवाइड किया जा रहा है, ये EI का एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है आपका नंबर ऑफ रिले विल गेट रिड्यूस, क्योंकि जो मेजर कंसर्न है हमारा मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो कंसर्न है रिलेज का ज्यादा हो जाना और रिलेज के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना। सो इसीलिए जब हम EI को यूज करते हैं तो मैक्सिमम जो रिले रहेगा वो आपका लॉजिक में आ जाता है, क्योंकि रिले लॉजिक में प्रूव हो जाता है तो फिजिकल रिलेज का यूसेज बहुत कम हो जाता है। सो इसी कारण के वजह से नंबर ऑफ रिलेज EI के केस में रिड्यूस हो जाते हैं। देन जब हम सर्किट के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली दो प्रकार के सर्किट इन जनरल प्रोवाइड किया जाता है। एक आपका इंटरलॉकिंग सर्किट और एक आपका इंटरफेस सर्किट। इंटरलॉकिंग सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे कि फिजिकल रिले का इंफॉर्मेशन एज वेल एज लॉजिक में जो रिले यूज किया जाता है उसका भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। लेकिन इंटरफेस सर्किट एक्चुअली यूज होता है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इंटरफेस सर्किट ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि वायरिंग कहाँ से किस सिस्टम का किस पॉइंट से टर्मिनेट करके रिले के किस कांटेक्ट को दिया गया है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिलेगा, इंटरफेस सर्किट में। सो जो हम रिले यूज करेंगे वो खाली इंटरफेस सर्किट के लिए ही यूज करेंगे। बेसिकली इंटरफेस सर्किट को यूज करके हम कभी भी कोई फेलियर होता है तो उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ रिलेज कम हो जा रहा है, सिस्टम का साइज कम होता है, इसीलिए स्पेस रिडक्शन या स्पेस कंजप्शन जो होता है एक्चुअली RRI से बहुत कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन, जैसे कि मान के चलिए रिले रूम से स्टेशन मास्टर रूम, स्टेशन मास्टर से जो भी इंफॉर्मेशन जाता है वो आपका ESM रूम में, या रिले रूम से ESM रूम या डाटा लॉगर, जो भी कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन का माध्यम यहाँ पे ऑप्टिकल केबल को रखा गया है। सो कम्युनिकेशन मोड इज OFC। नेक्स्ट पॉइंट आपका सिस्टम इम्यून टू शॉर्टकट। इम्यून टू शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए सिस्टम के नॉलेज के बिना कोई भी शॉर्टकट मेथड फॉलो करते हैं, जैसे कि कोई अनवांटेड रिले को पिकअप करते हैं जो सिस्टम ने ड्राइव नहीं किया है, उस केस में क्या होगा, सिस्टम सेफ साइड में आ जाता है। सेफ साइड का मतलब है कि सिस्टम क्या करेगा, शट डाउन हो जाएगा, बिकॉज कोई सिस्टम के साथ छेड़खानी किया है। तो ये एक एडवांटेजेस है EI का। देन दो प्रकार के टेस्टिंग किया जाता है। पहला लेवल का टेस्टिंग जो कि फैक्ट्री में किया जाता है, जिसके लिए हम लोग सिमुलेटर यूज करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक फील्ड वाला कंडीशन क्रिएट करके कंप्यूटर में टेस्टिंग किया जाता है कि सारा टेबल ऑफ कंट्रोल या स्क्वायर शीट जो है उसका टेस्टिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जो पहला लेवल का टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को फैक्ट्री में ही किया जाता है, जिसको फैट बोला जाता है, FAT, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो कि पहला लेवल का टेस्ट है। फायदा यह है कि मान के चलिए कि कोई चेंजेस करना है या कोई मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज में ही हो सकता है। जो नेक्स्ट लेवल का टेस्टिंग होता है, जो कि हम लोग इन जनरल साइट में करते हैं, जिसको SAT बोला जाएगा, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। सो ये दो प्रकार के टेस्ट रहेगा। सो ये एक फायदा है EI का कि पहला लेवल का टेस्ट क्योंकि फैक्ट्री में होता है, बहुत सारा जो चेंजेस का रिक्वायरमेंट रहेगा वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम दिया जाता है जो रिले रोम में इंस्टॉल होता है, उसका वर्किंग टेम्परेचर -10 से 70 डिग्री के लिए बनाया गया है। दैट्स द रीजन जहां पे EI लगाया जा रहा है वहां पे AC नहीं लगाएंगे तब भी सिस्टम काम करेगा, बट सिस्टम का बेटर परफॉर्मेंस के लिए
एसी रहेगा तो बेटर है, लेकिन सिस्टम कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि उसको एसी का रिक्वायरमेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम इज मोर रिलायबल। रिलायबल इन द सेंस ये है कि सिस्टम में जो आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है उसके कारण के वजह से सिस्टम ज्यादा रिलायबल हो जाता है। एक सिल4 बोल के, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 बोल के एक सर्टिफिकेशन होता है, उसको ईआई बनाने के टाइम हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि यूरोपियन कमिटी फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड सनलेक बोला जाता है, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इसीलिए ईआई जो मैन्युफैक्चर किया जाता है ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मान के चलिए कि कोई फेलियर होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर। कोई फेलियर होता है रिले रूम के अंदर या आउटसाइड में, तो वो फेलियर को डायग्नोस्टिक करने के लिए एक इक्विपमेंट दिया जाता है जिसको एमटी बोला जाता है, यानी मेंटेनेंस टर्मिनल। हमारे केस में हम उसको एमटी बोलते हैं, कुछ लोग उसको डायग्नोस्टिक टर्मिनल भी बोलते हैं। सो बेसिकली एमटी का काम यह है कि मेंटेनेंस टर्मिनल को आप देख के आप ये पता कर सकते हो कि जो फेलियर हुआ है वो विद इन द रिले रूम है या आउटडोर फेलियर है, रिले का फेलियर है, कम्युनिकेशन का फेलियर है या कार्ड का फेलियर है। ये सारा चीज का जो इंफॉर्मेशन है। आशीर्वाद सर। जी सर। आशीर्वाद सर, हाँ सर बोलिए। आई थिंक स्लाइड रोटेट नहीं हो रही है। सर ऑलरेडी मैं आप ही का अपलोड करके ही चेंज कर हाँ रहा हूँ हाँ, सर। अब हो रही है। ओके। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर। सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर का है कि कोई भी फेलियर होता है तो वो आपको एक डायग्नोस्टिक टर्मिनल दिया जाता है, उसको यूज करके फाइंड आउट करना इजी रहेगा फॉर ट्रबल शूटिंग। जैसे कि हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है तो वो ओएफसी के माध्यम से होता है, जिसके वजह से जो डाटा ट्रांसफर का रेट है वो बहुत ज्यादा रहता है। सो ये है ईआई का कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट है कमीशनिंग, इजी कमीशनिंग। मान के चलिए आपको कमीशनिंग करना है तो कमीशनिंग फेज वर्क, जैसे कि कोई रिमॉडलिंग करना है, ये सारा चीज के टाइम जो ब्लॉक लिया जाता है उसका ईआई में बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है, मैन पावर का रिक्वायरमेंट जो रहता है वो बहुत कम रहता है, और सिस्टम इजी टू मेंटेन है। सो इजी मेंटेनेंस के वजह से और ये सारे फीचर्स के वजह से ईआई का आजकल इंडियन रेलवे में इंप्लीमेंट ज्यादा हो रहा है। देन नेक्स्ट है ईआई में, कोई भी ईआई ले लीजिए, मेधा का या कोई अदर वेंडर्स का ले लीजिए, एडवांटेजेस जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सभी का सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, ईआई को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ईआई में आर्किटेक्चर का इंप्लीमेंट किया जाता है। अब आर्किटेक्चर होता क्या है? कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को ज्यादा बेटर बनाने के लिए उसमें उसका कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंजेस करना, सो दैट वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। जी कुलदीप पाठक जी बोलिए, क्या डाउट है? ओके, कुलदीप जी कोई डाउट है? तो ईआई का जो आर्किटेक्चर है उसमें दो चीजों का ध्यान दिया गया है। पहला जो चीज है वो है रिलायबिलिटी, दूसरा जो चीज है वो है अवेलेबिलिटी। अब रिलायबिलिटी होती क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है आप सिस्टम पे कितना भरोसा कर सकते हो। तो आर्किटेक्चर में रिलायबिलिटी का ध्यान कैसे दिया जाता है? जो भी आर्किटेक्चर है, मान के चलिए यहाँ पे जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक सिस्टम है, लेट्स से सिस्टम 1। हमारे केस में सिस्टम 1 इज चैनल ए, उसके अंदर दो प्रोसेसर यूज किया जाएगा फॉलोइंग द 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर। मतलब
जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर 1 को आता है सेम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर 2 को भी आना चाहिए, तब भी सिस्टम आउटपुट जनरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पे एक एंड लॉजिक का सर्क्यूट दिया गया है। एंड लॉजिक सर्क्यूट क्या बोलता है? यही कि जब दोनों के दोनों सिस्टम काम करेंगे तब भी आपका सिस्टम आउटपुट जनरेट करेगा, नहीं तो सिस्टम आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। इस आर्किटेक्चर को यूज करके हम रिलायबिलिटी का जो फीचर है वो फीचर हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम ये है कि दोनों प्रोसेसर में से कोई एक प्रोसेसर खराब हो जाता है तो पूरा कंप्लीट सिस्टम बंद हो जाएगा। इसी चीज को बेहतर बनाने के लिए हमने क्या किया? अवेलेबिलिटी प्रोवाइड किया। अवेलेबिलिटी का मतलब है जिस तरह सिस्टम 1 को बनाया गया, जैसे कि कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 एंड लॉजिक, ठीक उसी तरह और एक सिस्टम ऐसे स्टैंड बाय रखा गया विथ सेम फीचर। मतलब जो हार्ड, इसमें भी बहुत सारे प्रकार के हैं। हमारे केस में सेम हार्डवेयर सेम सॉफ्टवेयर, मतलब जो हार्डवेयर हम चैनल ए या सिस्टम 1 में यूज करते हैं सेम हार्डवेयर हम सिस्टम 2 या चैनल बी में भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं सिस्टम 1 एंड लॉजिक के थ्रू ये एक सिस्टम बन जाता है, ठीक उसी तरह और एक सिस्टम एज स्टैंड बाय प्रोवाइड किया गया है। जो भी इनपुट है वो दोनों सिस्टम को मिल जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई एचआर पिकअप होता है, एचआर पिकअप का इंफॉर्मेशन सिस्टम 1 एज वेल एज सिस्टम 2 को दोनों को रहेगा। और क्योंकि दोनों सिस्टम में से एक एक्टिव रहेगा एक स्टैंड बाय रहेगा, और ये और लॉजिक में काम करता है। और लॉजिक ये बोलता है कि दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं तब भी सिस्टम आउटपुट जनरेट करेगा। इनकेस कोई एक सिस्टम बंद हो भी जाता है तो उस केस में भी आपका सिस्टम आउटपुट जनरेट करेगा। सो क्योंकि चैनल ए एक सिस्टम है, चैनल बी एक सिस्टम है, दोनों सिस्टम में से मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई भी फंक्शंस को ड्राइव करने के लिए या कोई भी ऑपरेशन को करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कोई एक सिस्टम काम कर रहा है तो इनफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम 1 2 आउट ऑफ 2 आर्किटेक्चर और उसका स्टैंड बाय है सिस्टम 2। लेकिन सिस्टम 1 मान के चलिए कि एक्टिव है और कोई एक ट्रेन को रन थ्रू दिया गया है, तो उस केस में जब ट्रेन अप्रोचिंग में है और सिस्टम 1 फेल हो गया तो सिस्टम 2 टेक ओवर करना है। इसीलिए जो एक्टिविटी सिस्टम 1 में हुआ है उस और जो भी प्रोसेसिंग सिस्टम 1 में हुआ है उसका इंफॉर्मेशन बी में भी होना चाहिए। इसीलिए दोनों सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो मार्क में दिया गया है, दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। और इस वाले आर्किटेक्चर को 2 आउट ऑफ 2 विथ हॉट स्टैंड बाय फीचर बोला जाता है। हॉट स्टैंड बाय इसीलिए कि मान के चलिए कि सिस्टम 1 एक्टिव है, सिस्टम 2 स्टैंड बाय है, और जब ट्रेन अप्रोचिंग में है सिस्टम 1 किसी कारण की वजह से फेल हो गया, जो रिले सिस्टम 1 में पिकअप था वो सारे रिले एज इट इज रहेंगे, सिग्नल जैसा था, पॉइंट जैसा था, रूट जैसा था, एज इट इज रहेंगे, बिकॉज सिस्टम 2 या चैनल बी के पास वो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और जो चैनल ए से चैनल बी का जो चेंज ओवर होता है वो चेंज ओवर स्लिमलेस है। स्लिमलेस इन द सेंस एज सुन एज चैनल ए बंद होता है चैनल बी टेक ओवर कर लेगा। इसीलिए इस वाले आर्किटेक्चर को हॉट स्टैंड बाय बोला जाता है। इनकेस चैनल ए या सिस्टम 1 से सिस्टम 2 चेंज ओवर के लिए कुछ समय लगता है तो उस वाले सिस्टम को वार्म स्टैंड बाय बोला जाता है। लेकिन EI के केस में सभी सिस्टम हॉट स्टैंड बाय ही है, सो दैट एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेगा। तो मेधा के केस में मेधा सिस्टम इज a 2 out of 2 architecture with hot standby feature। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेधा का सबसिस्टम या मेधा का जो सब असेंबलीज है जिसको कंबाइंड टुगेदर हम लोग MEI 63 बोला जाता है। सबसे पहला जो सबसिस्टम है वो सबसिस्टम है CIU या सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट
प्लेसमेंट रखा जाता है रिले रूम के अंदर। तो क्योंकि ये एक वाइटल इक्विपमेंट है, इसको रिले रूम में रखा जाता है। इस इक्विपमेंट का काम यह है कि जो भी इंटरलॉकिंग या जो भी डिसीजन मेकिंग का काम रहेगा वो काम आपका CIU या सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट करेगा। किसी कारण के वजह से CIU बंद हो जाता है तो उसका आउटकम ये रहेगा कि पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो सबसे पहला काम, जैसे हमने डिस्कस किया था, जो भी इंटरलॉकिंग एक्टिविटीज होता है या जो भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज होता है वो सारा एक्टिविटी कौन करेगा? विल बी डन बाय द CIU. So CIU deals with all the decision making activities. At the same time communication with other subsystem. Other subsystem का मतलब यह है कि स्टेशन मास्टर के रूम में जो सबसिस्टम रहता है, जैसे कि मान के चलिए कि पैनल है या वीडियो है। रिले रूम में OC के साथ, फील्ड गियर को ड्राइव करने के लिए डाटा लॉगर के साथ, ESM रूम में या ड्यूटी रूम में मेंटेनेंस टर्मिनल के साथ, काउंटर को ड्राइव करने के लिए काउंटर बॉक्स के साथ। तो सभी चीजों के साथ जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है वो CIU करता है। नेक्स्ट, CIU या सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट को जब आप सामने से देखेंगे ये कुछ इस तरह डिवाइडेड है। और एक चीज ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको फ्रंट फेसिया या सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मान के चलिए कि चैनल A में जो बताया जा रहा है वो सेम एज इट इज चैनल B में भी रहेगा। इनकेस कोई या किसी सब असेंबलीज में कुछ डिफरेंस रहेगा तो मैं उसको ड्यूरिंग स्लाइड पॉइंट आउट करके आपको बता दूंगा। सो बेसिकली जब CIU को सामने से देखेंगे तो CIU कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे ऊपर फ्रंट पैनल डिस्प्ले, फिर उसको सिस्टम को सप्लाई देने के लिए कुछ पावर सप्लाई कार्ड का यूज होता है, तो ये आपका पावर सेक्शन। कम्युनिकेशन, इंटरलॉकिंग या इंटरफेस करने के लिए कुछ कार्ड का यूज होता है, वो सेक्शन को प्रोसेसर सेक्शन बोला जाएगा। और क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम OFC है तो एक इक्विपमेंट लगाया जाता है जो कि सीरियल कम्युनिकेशन को OFC में कन्वर्ट करता है, उस सेक्शन को रिंग मॉडेम का सेक्शन बोला जाएगा। और सबसे नीचे OFC का एक हब रहेगा। ठीक उसी तरह जब आप एक्चुअली देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे टॉप में फ्रंट पैनल डिस्प्ले, चैनल A के लिए और चैनल B के लिए। उसके नीचे पावर सप्लाई मॉड्यूल्स जो कि चैनल A के लिए लेफ्ट साइड में रहेगा, चैनल B के लिए राइट साइड में। प्रोसेसर सेक्शन लेफ्ट साइड चैनल A, राइट साइड चैनल B। और ये जो इक्विपमेंट जो कि OFC से RS-485 को कन्वर्ट करता है, इस रिंग मॉडेम सेक्शन को OFC टू RS-485 कन्वर्टर बोला जाएगा। तो CIU को जब आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। नेक्स्ट, जो सबसिस्टम है वो सबसिस्टम है OC या ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। OC या ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का काम है फील्ड का गियर को ड्राइव करना। जैसे कि मान के चलिए मेरे को कोई HR को ड्राइव करना है, ड्राइव करने का इनपुट स्टेशन मास्टर देगा। उस पर्टिकुलर HR को ड्राइव करना है कि नहीं करना है उसका डिसीजन CIU लेगा। इनकेस HR को ड्राइव करना है तो HR को ड्राइव करने के लिए जो कमांड का काम करेगा वो CIU करेगा, और वो कमांड को एग्जीक्यूट कौन करेगा? OC करेगा। मतलब फील्ड का कोई भी गियर्स है या फील्ड का कोई भी रिले को ड्राइव करना या फील्ड से कोई भी इनपुट कलेक्ट करके सिस्टम को देना, वो काम कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय OC या ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। तो एक OC को जब आप सामने से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे ऊपर टॉप बिन में इनपुट या आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर कार्ड रहेगा, और सभी इक्विपमेंट या प्रोसेसर कार्ड या इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड को चलाने के लिए पावर सेक्शन या पावर सप्लाई कार्ड रहेगा। तो सबसे टॉप में प्रोसेसर और पावर सेक्शन। जब OC को आप फिजिकल देखेंगे तो वो एक कैबिनेट में 2 OC को रखा गया है, मैकेनिकल अरेंजमेंट ऐसा किया गया है। सो यहाँ पे लेट्स से प्रोसेसर एंड पावर सेक्शन
ओसी नंबर 0 के लिए। ठीक उसी तरह नीचे देख सकते हैं प्रोसेसर एंड पावर सेक्शन ओसी नंबर 1 के लिए। ओसी नंबर 0 हैज नथिंग टू डू विद ओसी नंबर 1। ये दोनों कंप्लीटली अलग सेक्शन है, बस मैकेनिकली एक ही बिन में रखा गया है। तो प्रोसेसर और पावर सेक्शन के केस में चैनल ए के लिए भी प्रोसेसर सेक्शन रहेगा, चैनल बी के लिए भी प्रोसेसर सेक्शन रहेगा, पावर सेक्शन भी चैनल ए चैनल बी दोनों के लिए अलग अलग रहेंगे। लेकिन जब हम इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो चैनल ए और चैनल बी के लिए अलग इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड नहीं है। तो इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड चैनल ए एज वेल एज चैनल बी के लिए कॉमन है। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए कि ओसी में प्रोसेसर हिस्सा चैनल ए के लिए, एक हिस्सा चैनल बी के लिए। लेकिन इनपुट एंड आउटपुट कार्ड के केस में चैनल ए एंड चैनल बी के लिए कॉमन इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड रखा गया है। अब हमको कैसे मालूम चलेगा कि ओसी सही काम कर रहा है कि नहीं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि ओसी इज वर्किंग फाइन और नॉट, हम एक रिले के थ्रू प्रूव करते हैं और उस रिले का नाम दिया है VCOR, जहां VCOR स्टैंड फॉर वाइटल कट ऑफ रिले। ये रिले हमेशा बाय डिफॉल्ट पिकअप रहेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 12F4 भी नॉर्मल क्यू सीरीज रिले यूज करते हैं हम लोग। मान के चलिए कि कोई फेलियर होता है या एज्यूम करिए कि किसी ने कोई छेड़खानी किया है, उस केस में VCOR रिले ड्रॉप हो जाता है। तो इन जनरल जब आप देखेंगे तो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट VCOR रिले पिकअप रहेगा। सो ओसी को कुछ इस तरह डिवाइड किया गया है, प्रोसेसर, पावर सेक्शन, इनपुट, आउटपुट कार्ड, VCOR रिले जो कि हमेशा पिकअप रहेगा और कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए OFC सेक्शन दिया गया है। सो इस तरह OC 0 के लिए और ये नीचे आप OC 1 के लिए देख सकते हैं। हर OC में एक VCOR रिले प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं फ्रंट फेसिया, प्रोसेसर एंड पावर सेक्शन, लेफ्ट साइड चैनल ए के लिए, राइट साइड चैनल बी के लिए, और ये नीचे का सेक्शन इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड। ये जो रिले दिखाया जा रहा है ये आपका VCOR या वाइटल कट ऑफ रिले, और ये जो सेक्शन है आपको OFC सेक्शन, एक चैनल ए के लिए और दूसरा चैनल बी के लिए। ओके, 10 एक OC का कैपेसिटी है, जहां पे हम यहाँ देखे थे ना, ये जो इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड का सेक्शन है, इसमें मैक्सिमम हम 5 इनपुट कार्ड या 3 आउटपुट कार्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि OC का कैपेसिटी है। एक OC में 5 इनपुट कार्ड, 3 आउटपुट कार्ड, और इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड कैन हैंडल 8 बिट, 8 रिले को हैंडल कर सकता है। क्योंकि एक कार्ड 8 बिट या 8 फंक्शन को हैंडल कर सकता है, सो इन टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ बिट 40 इनपुट 24 आउटपुट, जो कि मिला के 64 रिलेज होता है। सो इन जनरल एक OC का मैक्सिमम कैपेसिटी 40 इनपुट 24 आउटपुट है, दैट कम्स टुगेदर टू फॉर्म 64 बिट को हैंडल कर सकते हैं। उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट रहेगा तो हमको और एक OC यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, PP या पैनल प्रोसेसर। PP पैनल प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट तब रहेगा जब हमारे यहाँ पे CCIP या पैनल प्रोवाइड किया जाएगा। सो पैनल प्रोसेसर का जॉब क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? जब स्टेशन मास्टर कोई बटन या नॉब को टर्न करता है, बटन को प्रेस करते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको सीरियल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करके CIU तक पहुंचाना थ्रू OFC। सो ये जो इनपुट लेना और CIU से जो भी इंफॉर्मेशन आता है लाइक बजर, काउंटर्स, इंडिकेशन, वो सारा काम का जो इन एंड आउट का काम करता है, दैट इज डन बाय द पैनल प्रोसेसर सिस्टम। सो जहां पे पैनल रहेगा, इट विल बी ए कंबाइन ऑफ 2 थिंग्स, वन इज CCIP जो कि है कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, प्लस पैनल प्रोसेसर, दोनों रहेंगे। तो पैनल प्रोसेसर का जो स्लॉट देखेंगे वो भी कुछ इस तरह डिवाइडेड है, इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड, उसके नीचे प्रोसेसर,
एंड पावर सेक्शन, और उसके नीचे रिंग मॉडेम का सेक्शन दिया गया है। जिस तरह ओसी में चैनल ए और चैनल बी के लिए अलग इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड नहीं है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज चैनल ए प्रोसेसर सेक्शन, चैनल बी प्रोसेसर सेक्शन, लेकिन इनपुट एंड आउटपुट के केस में देयर इज नो चैनल ए एंड चैनल बी। यहाँ पे भी इनपुट एंड आउटपुट कॉमन है उसी की तरह। एक इनपुट कार्ड का कैपेसिटी है कि वो 64 बिट को हैंडल कर सकता है। इस तरह पैनल प्रोसेसर में 3 इनपुट कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है, मतलब मैक्सिमम एक पैनल प्रोसेसर के बिन में 3 इनपुट कार्ड का कैपेसिटी और 10 आउटपुट कार्ड का कैपेसिटी है, जिसमें एक कार्ड 64 बिट या 64 फंक्शंस को डील कर सकता है। तो जब हम कंप्लीट फुल फ्लेज यूज कर रहे हैं 3 इनपुट और 10 आउटपुट कार्ड को, वहां पे 192 इनपुट हो जाएगा, 640 आउटपुट हो जाएगा, जिसको इन टोटल वी कॉल इट एज 832, जो कि है कैपेसिटी एक सिंगल पैनल प्रोसेसर का। ठीक उसी तरह मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि है 672 इनपुट्स एंड 2400 आउटपुट। तो इस तरह CIU OC नेक्स्ट आपका पैनल प्रोसेसर रहेगा। पैनल प्रोसेसर स्टेशन मास्टर रूम में, CIU रिले रूम में, OC डिपेंड करता है रिले रूम में नहीं तो गुमटीज में रहेगा, डिपेंडिंग ऑन सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन है VDU, मतलब वीडियो डिस्प्ले यूनिट कंट्रोल टर्मिनल। तो EI का जैसे कि हमने पहले स्लाइड्स में ही डिस्कस किया था कि स्टेशन मास्टर को 2 ऑप्शन दिया जाएगा, एक पैनल या वीडियो या ड्यूल वीडियो। जहां पे हम वीडियो या ड्यूल वीडियो यूज करते हैं, वहां पे इनकेस लेट्स से पैनल प्लस वीडियो है, उस केस में जो ऑपरेशन पैनल प्लस CCIP को मिला के किया जाता है, वो सारा ऑपरेशन अकेला वीडियो में कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज पैनल पे बटन और नॉब रहेगा, यहाँ पे सेम ऑपरेशन माउस के थ्रू ऑपरेट करना है। तो जहां पे ड्यूल वीडियो रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पे पैनल प्रोसेसर का रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में दोनों वीडियो में से कोई एक वीडियो में हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट MT या मेंटेनेंस टर्मिनल। MT या मेंटेनेंस टर्मिनल का काम क्या है? ये एक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो कि ड्यूटी रूम में या ESM रूम में दिया जाता है, ये पता करने के लिए कि मान के चलिए कोई इवेंट होता है, इवेंट इन द सेंस रिले का स्टेटस, रिले पिकअप है या ड्रॉप है, देन कोई कार्ड का स्टेटस देखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं, वो सारा चीज MT में देख सकते हैं। फेलियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम MT में देख सकते हैं, जैसे कि कोई रिले ड्रॉप है, सिस्टम कोई रिले को ड्राइव करना चाहता है, वो रिले ड्राइव नहीं हो रहा है, रीडबैक का इश्यू है, कार्ड का कोई फॉल्ट है, कम्युनिकेशन का कोई फॉल्ट है, वो सारा चीज हम MT में देख सकते हैं। सो बेसिकली MT का पहला जॉब ये है कि कोई भी इवेंट, फेलियर, कार्ड रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड या रिले रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो वो चीज को हम MT में देख सकते हैं। सेकेंड फीचर MT में ये दिया जाता है या MT का PC में ये दिया जाता है, वीडियो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फीचर। वीडियो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मतलब है स्टेशन मास्टर जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसका लाइव इंफॉर्मेशन, जो कि वीडियो ऑनलाइन बोला जाता है, या पुराना डाटा मैं देखना चाहता हूं वीडियो ऑफलाइन, ये दोनों चीज मैं MT में वीडियो एप्लीकेशन यूज करके देख सकता हूं, जिसमें वीडियो ऑनलाइन एंड ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन दिया जाता है MT में। सो बेसिकली ये दोनों फीचर्स MT में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है CB या काउंटर बॉक्स, जो कि SM रूम में रहेगा फॉर ड्राइविंग काउंटर्स। कभी भी कोई भी इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी ऑपरेशन आपका काउंटर बढ़ना चाहिए,
तो जो काउंटर का फीचर दिया गया है इसके लिए एक बॉक्स दिया है। और बजर का कंसर्न है सिस्टम रिलेटेड। मान के चलिए कि कोई फेलियर होता है, जैसे कोई चैनल ए फेल हो गया या कोई ओसी बंद हो गया या कोई लिंक फेल हो गया, तो उस केस में स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए काउंटर बॉक्स में एक बजर जनरेट होगा। बजर का मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम हुआ है, स्टेशन मास्टर को बजर को एक्नॉलेज करना है और एसएमटी स्टाफ को इन्फॉर्म करना है। ये जो बजर का इंडिकेशन, मतलब बजर का जो ऑडियो स्टेशन मास्टर को प्रोवाइड किया जाता है, ये चीज आप लोग को स्टेशन मास्टर को एजुकेट करना पड़ेगा या गाइड करना पड़ेगा कि इनकेस ऐसा कुछ बजर आता है तो आप बजर को एक्नॉलेज करिए और एसएमटी स्टाफ को इन्फॉर्म करिए। तो ओवरऑली ये सारा सब सिस्टम को मिला के मेधा का ईआई सिस्टम बनता है। जैसे कि पहला सीआईयू जो कि इंटरलॉकिंग एक्टिविटी करेगा, ओसी जो कि फील्ड गियर से डील करेगा, पैनल प्रोसेसर जो कि स्टेशन मास्टर का इनपुट या इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करेगा, अदर ऑप्शन वीडियो कंट्रोल टर्मिनल, फॉर फेलियर मेंटेनेंस टर्मिनल और काउंटर बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। सो ओवरऑल ये सारे सब सिस्टम को मिला के वी कॉल इट एज मेधा ईआई सिस्टम। अभी तक किसी को कोई चीज का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी, अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें कुछ डाउट है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं सिस्टम के बारे में। ईच एंड एवरी सिस्टम का फंक्शंस, ईच एंड एवरी सिस्टम का वर्किंग मैंने बताया है। इवन इफ अभी भी कोई कंसर्न है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिस्टम का डाटा फ्लो डायग्राम। पहला कंडीशन है जब स्टेशन में पैनल और वीडियो दोनों प्रोवाइड किया गया है, उस केस में पैनल या वीडियो में से एक एक्टिव रहेगा और दूसरा स्टैंड बाय रहेगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एट अ टाइम दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे। इनके दोनों इंडिकेशन मोड में रहेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक बजर जनरेट होगा जो कि 59 मिनट तक रहेगा। 59 मिनट के अंदर आइदर पैनल या वीडियो दोनों में से कोई एक तो एक्टिव रहना जरूरी है। किसी कारण के वजह से दोनों इंडिकेशन मोड में है, 59 मिनट क्रॉस कर गया, उस केस में रिले रूम के अंदर जो सीआईयू है वो शट डाउन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा मेक श्योर दोनों में से कोई एक एक्टिव रहेगा और दूसरा स्टैंड बाय रहेगा। मान के चलिए कि हम पैनल से कोई भी कमांड देते हैं तो पैनल से इंफॉर्मेशन पैनल प्रोसेसर के थ्रू होके सीआईयू को जाएगा। इनकेस वीडियो यूज करते हैं तो पैनल या पैनल प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो डायरेक्ट वीडियो से इंफॉर्मेशन सीआईयू को प्रोवाइड हो जाता है। अब सीआईयू से इंफॉर्मेशन ओसी को जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कमांड। अब कमांड देने के बाद वो कमांड एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं उसको मॉनिटर किया जाता है, और देन इनकेस वो कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो ओसी से आउटपुट जनरेट होगा, जो कि लेट्स से कोई एचआर रिले को पिकअप करना है तो आउटपुट एचआर रिले कहाँ रहेगा, रिले रैक में रहेगा, तो आउटपुट रिले रैक को जाएगा। रिले रैक में जो रिलेज रहेगा उसके फ्रंट कॉन्टैक्ट से सिटी रैक से फील्ड। वंस वो लैम्प ग्लो हो गया तो लैम्प का जो इंफॉर्मेशन रहेगा दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ फील्ड इनपुट। मतलब रिले रूम से जो बाहर जा रहा है दैट इज ट्रीटेड एज फील्ड आउटपुट। टीपीआर, एनडब्ल्यूकेआर, ईसीआर या कोई भी प्रूविंग रिले है उसका जो इनपुट आता है दैट विल बी ट्रीटेड एज फील्ड इनपुट। फील्ड इनपुट सिटी रैक को टर्मिनेट होगा, सिटी रैक से रिले रैक, रिले रैक से एज इनपुट इट विल कम टू द ओसी इनपुट कार्ड, ओसी से सीआईयू, देन फ्रॉम सीआईयू इट विल गो टू पैनल एज वेल एज वीडियो इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेशन। मतलब कमांड एक ही से दे सकते हैं, इंडिकेशन दोनों में आएगा। ये है डाटा फ्लो डायग्राम इनकेस पैनल प्लस वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। बट इनकेस डुअल वीडियो है तो उस केस में एक एक्स्ट्रा चेंज ओवर बॉक्स दिया जाएगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये चेंज ओवर बॉक्स का काम है
ये चेक करने के लिए कि वीडियो 1 में काम किया जा रहा है या वीडियो 2 में काम किया जा रहा है। और ये जो की है ये आपका SM की है। तो यहाँ पे SM की इन करना है और ये नॉब ये बताता है कि वीडियो 1 पे ऑपरेट करना है तो नॉब को वीडियो 1 में रखिए, वीडियो 2 में ऑपरेट करना है तो नॉब को वीडियो 2 में रखिए। तो स्टेशन मास्टर पे डिपेंड करता है किस तरफ नॉब रहेगा वो वीडियो आपका एक्टिव रहेगा और दूसरा इंडिकेशन मोड में रहेगा। देन जब भी वीडियो से कोई कमांड दिया जाएगा उसके बाद सारा ऑपरेशन एज इट इज जैसे अर्लियर डिस्कस किया गया था, ओनली पैनल के जगह वीडियो प्रोवाइड किया गया। रेस्ट वीडियो से कमांड गया, इट विल गो टू द CIU फ्रॉम सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट, इंफॉर्मेशन OC को जाएगा, OC से रिले रैक, CT रैक, देन फील्ड एज फील्ड आउटपुट। फील्ड से जो इंफॉर्मेशन आएगा सेम फील्ड इनपुट टू OC CIU एंड दोनों वीडियो इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेशन। सो बेसिकली इन जनरल बस स्टेशन मास्टर के रूम में चेंजेस रहेगा, बाकी जो है एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड से CT रैक, मोड ऑफ कम्युनिकेशन वायर्ड कम्युनिकेशन, CT रैक से रिले रैक वायर्ड कम्युनिकेशन, रिले रैक से OC वायर कम्युनिकेशन, OC से CIU ऑप्टिकल फाइबर केबल कम्युनिकेशन, CIU से वीडियो ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लस सीरियल RS-232 कनेक्टर, वहां से वीडियो के लिए जाता है वो भी है RS-232 केबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड में हम देखेंगे ये है सिस्टम का स्पेसिफिकेशन टेक्निकल। सो सिस्टम क्या किया गया है, सिस्टम जो हम अभी तक डिस्कस किए हैं जैसे कि CIU, OC, पैनल प्रोसेसर, वीडियो का जो PC है या वीडियो का जो मॉनिटर जो इन्वर्टर यूज किया जाता है मॉनिटर के लिए, काउंटर बॉक्स, MT का PC या CPU, सभी का वर्किंग वोल्टेज 24 वोल्ट DC है। हम क्या करते हैं IPS से 110 वोल्ट सप्लाई लेंगे, उस सप्लाई को रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसा, जैसे कि 2 चैनल है, चैनल A एंड चैनल B, रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट के लिए इंटरनल, कूलिंग करने के लिए फैन रहेगा उसके लिए। सो डेडिकेट जो डिवाइडिंग होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा उसको 110 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोला जाएगा। वो कुछ इस तरह डिवाइड होता है। स्टेशन मास्टर के लिए कनेक्शन, एम्प्टी रूम के लिए कनेक्शन के लिए 110 डिवाइड हो गया, चैनल A के लिए, चैनल B के लिए इंटरनल और फैन। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो चैनल A मतलब CIU OC चैनल A, चैनल B CIU OC चैनल B, इंटरनल मतलब VCR रिले का और रिले रैक में जो रिले रहेगा उसके फ्रंट कॉन्टैक्ट में, और ये फैन के लिए। सो इस तरह 110 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिले रूम का 4 सप्लाई और नेक्स्ट जो सप्लाई रहता है MT या SM रूम के लिए, वीडियो या पैनल के लिए। सभी